साथियों, कृषि विज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने सबसे पहला जो लेक्चर बनाया था वो था क्लोरोपाइरीफास के ऊपर, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे प्रोपिकोनाजोल 25% इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट यानी ईसी के रूप में जो आता है उसके बारे में। क्या क्या जानेंगे इसके बारे में? पहला समझेंगे इसके डिजीज कंट्रोल के बारे में, यानी ये प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, रोकता है। दूसरा, इसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए किस फसल में। तीसरा, कौन कौन सी कंपनियां प्रोपिकोनाजोल को बनाती हैं। और आखिरी में मोड ऑफ एक्शन, यानी ये प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम समझें डिजीज कंट्रोल के बारे में, यानी कौन कौन से ये डिजीज को कंट्रोल करता है। तो पहला, जो वीट का करनाल बंट है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, वीट का लीफ रस्ट। तीसरा, वीट का स्टेम रस्ट। और चौथा, वीट का स्ट्राइप रस्ट। इन सभी रोगों के बारे में अगर और जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। अगला, कौन रोग को कंट्रोल करता है? पेडी का सीथ ब्लाइट, ग्राउंडनट का अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट। इसको, ये जो अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट है इसको टिक्का डिजीज भी कहते हैं। अगला, टी का ब्लिस्टर ब्लाइट, यानी जो टी का ब्लिस्टर ब्लाइट है उसको भी ये कंट्रोल करता है। आगे, सोयाबीन का रस्ट और कॉटन का अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, यानी ये इतने सारे डिजीज को सिर्फ और सिर्फ प्रोपिकोनाजोल अकेले क्षमता रखता है कंट्रोल करने की। इसके अलावा आगे हम समझें कि इसकी कितनी मात्रा किस फसल में होनी चाहिए। तो उसमें जो वीट के सभी रोगों के लिए इसका जो डोज है वो 200 ml पर एकड़ है, और राइस के सभी डिजीजेज के लिए, यानी जिसको प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी कंट्रोल करता है उसके लिए 25 ml 200 ml पर एकड़। और ग्राउंडनट में इसकी मात्रा रहेगी प्रोपिकोनाजोल की 200 ml, सोयाबीन में 200 ml, काटन में 200 ml। सिर्फ और सिर्फ टी ऐसा क्रॉप है जिसमें इसकी जो डोज रहेगी वो 50 से 100 ml पर एकड़ के हिसाब से रहेगी। साथियों, ये ध्यान रखें कि जो पानी की मात्रा है वो 150 लीटर से ऊपर ही एकड़ में रखनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि प्रोपिकोनाजोल कौन कौन सी कंपनियां बनाती है। तो धानुका जेरोक्स नाम से बनाती है, इंडोफिल धान नाम से बनाती है, जिमिता जो है पारिजात जो है जिमिता नाम से बनाता है। इसके अलावा क्रिस्टल टिल्ट नाम से बनाता है प्रोपिकोनाजोल को, अडामा बम्पर नाम से। और जो इफ्को एमसी है वो पिका पिका प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी को बनाता है। वैसे तो बहुत कंपनियां बनाती है, मगर जो इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं उनके बारे में हमने बात किया। अब हम समझते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक जानकारी समझ लें कि प्रोपिकोनाजोल क्या क्या होता है। तो प्रोपिकोनाजोल वो सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है। सिस्टेमिक फंजीसाइड इन द सेंस ये प्लांट के सिस्टम में जाइलम के द्वारा इंटर कर जाएगा, अगर लीफ पे पड़ेगा तभी इंटर कर जाएगा, और यहाँ नीचे अगर जड़ में पड़ा या फिर इसके सीड में या फिर कहीं पर भी ये पड़ जाए तो ये इसके जाइलम में इंटर करके और पूरे सिस्टम में पहुंच जाता है। दूसरा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। हाँ, प्रोपिकोनाजोल जो 25% ईसी है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फंजीसाइड जो कई सारे रोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड कहते हैं। तीसरा जो है ये प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन के साथ आता है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब डिजीज आया नहीं है, आने से पहले अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है, यानी क्रॉप में डिजीज आने नहीं देता है। क्यूरेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर डिजीज आ गया है और हमने स्प्रे कर दिया है अपनी फसल पे तो ये क्या करता है, हमारी फसल को क्योर करता है, यानी
जो डिजीज है बढ़ने नहीं देता है और फैलने नहीं देता है। इरेडिकेटिव का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी फसल में डिजीज है तो धीरे धीरे उसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, इरेडिकेट कर देगा, यानी फंगस को मार देगा। ये सीड के द्वारा, रूट के द्वारा और लीफ के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। विद इन ए आवर ये पूरे प्लांट में मूव कर जाता है और ये एक्रोपेटली मूव करता है, यानी ये नीचे पड़ा तो ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे मूव करता है जाइलम वेसल्स में। अब हम समझते हैं इसकी मेन जो मोड ऑफ एक्शन है उसके बारे में। तो ये काम करने का तरीका इसका है, पहले ये क्या करता है, हास्टोरिया को ख़त्म कर देता है। हास्टोरिया की जो स्टेज है, हास्टोरिया बनने ही नहीं देता है और हास्टोरिया क्या करता है, प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। हास्टोरिया के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। दूसरा ये क्या करता है, एर्गोस्टेरॉल, एक स्टेरॉल होता है, वो सेल मेम्ब्रेन में बनता है, उसको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, बनने नहीं देता है। तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है, और रिफाइन तरीके से बात करें तो ये डीमिथाइलेशन इनहिबिटर का काम करता है। प्रोपिकोनाजोल 25% जो है वो डीमिथाइलेशन का काम करता है। मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन क्या होता है, जैसे ये अगर मेथिल ग्रुप है यहाँ पर, अगर यहाँ इसको रिप्लेस करके ये हाइड्रोजन ग्रुप आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, डीमिथाइलेशन प्रोसेस। और मिथाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर इस वाली जगह पर ये मेथिल ग्रुप ऐड हो जाए तो होता क्या है, जो फंगस होता है, फंगस में जो एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन, ये मिथाइलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, अगर मिथाइलेशन होगा तभी उसके जो करैक्टर है वो एक्सप्रेस हो पाएंगे, जैसे कि हास्टोरिया बनना, माइसीलियम बनना और हाइफा बनना, ये सब तभी संभव हो पाएगा जब मिथाइलेशन होता रहेगा और जीन का एक्सप्रेशन होता रहेगा। जो जीन्स जो चीज़ बनाना चाहता है वो बनाता रहे। अगर डीमिथाइलेशन हो जाएगा तो क्या करेगा, वो बन ही नहीं पाएगा, जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होता है, फंगस डेड हो जाता है। तो ये रहा इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। साथियों, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और जो हमने बात इसमें बताई वो समझ में आया है। फिर भी कोई अगर और समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसमें जो डिजीज़ हैं उनमें काफ़ी सारे डिजीज़ को हम कवर कर चुके हैं, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।